Okay, guys, so we are starting with this new chapter, diversity in living organism. Okay, I mean basically जो भी जीवित प्राणी हैं उनके बीच विविधता, डाइवर्सिटी का मतलब हो गया विविधता. I mean अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो लाइक ढेर सारे अलग अलग टाइप के लाइफ फॉर्म्स हैं हमारे पास, और हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ ना ज़्यादा दूसरे से जो है अलग है. इवन अगर हम अपने आप और अपने एक क्लोज फ्रेंड के बीच में भी कंपैरिजन करें तो हाइट के बेसिस पर, फेशियल अपीयरेंस के बेसिस पर, हाथ के साइज़ पर, पैर के साइज़ पर कहीं ना कुछ डिफरेंस निकल जाता है, राइट. थोड़ा बहुत तो डिफरेंस निकल ही जाता है. अगर वही हम मान लो कि हम अपना या अपने फ्रेंड का जो है एक बंदर के साथ कंपैरिजन कर दें तो फिर वहाँ पर जो है हमारे फ्रेंड के बीच में कॉमन एस्पेक्ट्स बढ़ जाएगा, लेकिन फिर मंकी से हमारा डिफरेंस जो है वो बढ़ जाएगा. फिर अगर मान लो कि काऊ को अगर कंपैरिजन के क्राइटेरिया में डाल दें तो फिर हमारे और मंकी के बीच में सिमिलैरिटी जो है थोड़ी बढ़ जाएगी. हमारे और मंकी के बीच में बहुत सारे कुछ कॉमन निकल आएंगे जो कि कॉक से जो है हमारा डिफरेंट हो जाएगा, राइट. तो इस एक्टिविटी में जो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पर यही नोटिस करते हैं कि एनिमल्स जो हैं, जो लिविंग फॉर्म्स है, पहली बात कि ये बहुत ही अलग अलग टाइप्स के हैं. और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर हम इनको लेकिन क्लासिफिकेशन, इनके बीच अगर हम कंपैरिजन करना शुरू कर दें तो यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन का भी एक ग्राउंड जो है वो तैयार हो जाता है. अब अगर सारे लाइफ फॉर्म्स की बात करें हम धरती पर तो एक तरफ जो है हमारे तरफ माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया हैं जो कि फ्यू माइक्रोमीटर्स के हो जाएंगे. दूसरी तरफ हमारे पास जो है ब्लू व्हेल है, या फिर रेडवुड ट्रीज़ हैं कैलिफोर्निया में जो कि करीब 30 मीटर से लेके 100 मीटर के हाइट तक की जा सकते हैं, राइट. कुछ पाइन ट्रीज़ हैं जो कि हज़ारों साल रहते हैं, जबकि कुछ मॉस्किटोज हैं जो कि कुछ दिनों के अंदर मर जाते हैं. तो आई थिंक लाइक रेंज जो है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा है, राइट. लाइफ में जो है और भी आपको एक वैरायटी मिल जाएगी, लाइक कलरलेस या ट्रांसपेरेंट वर्म भी आपको मिल सकता है, और दूसरी तरफ जो है आपको ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स और फ्लावर्स भी मिल सकते हैं. तो ये जो कब एकदम से कह सकते हो कि कंफ्यूज कर देने वाली जो लाइफ वैरायटी है हमारे आसपास, ये जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स में इवॉल्व हुई है. ओके, इट हैज़ इवॉल्व ओवर मिलियंस ऑफ ईयर. और दूसरी बात कहो तो लेकिन हम अगर पर्सनली अगर बात करें तो इस टाइम फ्रेम के कंपैरिजन में हमारे पास जो है एक मतलब छोटा सा हिस्सा भी हमारे पास नहीं है इन सभी को समझने की कोशिश करने के लिए, ठीक है. और इसलिए जो है हम इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है एक एक करके नहीं देख सकते, एक एक करके हम इनके बारे में नहीं पढ़ सकते. और इसलिए जो है हम क्या करेंगे तो हम इन ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटी को चेक करेंगे, और जो कि हमें जो कि हमें अलाउ करेगा कि हम जो है डिफरेंट क्लासेस में उनको बांट सकें, और उसके बाद जो है ये जो डिफरेंट क्लासेस हैं या ग्रुप हैं इनको जो है फिर इकट्ठे पढ़ सकें हम. ओके, सो बेसिकली वी नीड to classify these living organisms around us for the sake of like having a convenient you can say reading or a study of those. क्योंकि जितने लंबे टाइम फ्रेम में ये सारे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं उसके कंपैरिजन में हमारे पास तो बहुत कम टाइम है ना, हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम एक एक करके सबको पढ़ते रहें. सो वी नीड टू क्लासीफाई दीज एनिमल्स फॉर द सेक ऑफ और फॉर द ईज ऑफ स्टडी, राइट. So that it could be accomplished in a relatively smaller time frame. तो इसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर रेलेवेंट ग्रुप्स स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें रेलेवेंट ग्रुप्स फॉर्म करना है, राइट, तो इसके लिए हमें जो है पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से ऐसे गुण हैं जो कि ज़्यादा फंडामेंटल ऑर्गेनिजम्स के बीच में ज़्यादा फंडामेंटल डिफरेंसेस को जो है डिटरमिन करेंगे. और इसके आधार पर जो मेन ब्रॉड ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के उनको हम डिफाइन करेंगे, और फिर इन ग्रुप्स के अंदर हम स्मॉलर सब ग्रुप्स को जो है फिर लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर फिर से जो है फर्दर डिफाइन करेंगे, ठीक है. सो इफ इट इज अबाउट लाइक क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स वी विल बेसिकली लुक एट द fundamental differences among the organisms to create the broader categories, and after creating these broader categories we will decide we will identify less important characteristics on the basis of which we can make smaller subgroups. Okay, अब आगे ये कि जो भी क्लासिफिकेशन होगा तो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होना चाहिए. तो देखो क्लासिफिकेशन जो लिविंग थिंग्स हैं इनके क्लासिफिकेशन का अटेम्प्ट जो है ऐसा नहीं है कि पहली बार हम लोग कर रहे हैं या अभी के टाइम में हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादा स्मार्ट हैं. इनफैक्ट ये बहुत पहले से चल रहा है. फॉर एग्जांपल ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल जो था
उसने एनिमल्स को ऑलरेडी जो है क्लासीफाई किया था अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव्ड ऑन द अर्थ और लैंड, इन वाटर और इन द एयर। मतलब कोई प्राणी जो है वो ज़मीन पर रहता है, पानी में रहता है या हवा में रहता है, इसके आधार पर एरिस्टोटल ने बहुत पहले ही उनका क्लासिफिकेशन किया था। और ये जो है कह सकते हो बहुत ही सिंपल तरीका है लाइफ को देखने का, लेकिन ऑफ कोर्स ये मिसलीडिंग भी है। फॉर एग्जांपल एनिमल, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि समुद्र में रहते हैं, जैसे कि कोरल्स, वेल्स, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क्स, लेकिन ये एनिमल्स हैं, राइट। और फिर हम जो है इमिडिएटली देख सकते हैं कि इन सभी के बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, राइट। आई मीन कोरल्स, वेल्स, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क्स, इन सब के बीच में आपको काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस मिल जाएंगे, ओके, बहुत तरीके से। और सही बात यह है कि हैबिटेट जो है वही उनके बीच में एक कॉमन फैक्टर है, अदरवाइज और कुछ ऐसा उनके बीच में कॉमन है ही नहीं। आई मीन शार्क और कोरल्स, इनके बीच में कुछ कॉमन, आई मीन अदर देन हैबिटेट कोई नहीं है। तो इसलिए जो है कह सकते हो कि ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप बनाने के लिहाज से ये जो हैबिटेट बेस्ड है, आई मीन लैंड, वाटर और एयर, ये बहुत ही उचित तरीका नहीं है। और इसलिए जो है हमें ये डिसाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये जो ब्रॉडेस्ट डिवीजन हम कर रहे हैं इन लिविंग थिंग्स के बीच में, इसके लिए किन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है बेसिस के तौर पर चुना जाए, किन गुणों को बेसिस के तौर पर चुना जाए, ताकि जो है हम ये क्लासिफिकेशन या डिवीज़न कर सकें। और उसके बाद जो है हम नेट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को चुनेंगे, जिसके आधार पर हम सब ग्रुप बनाएंगे उन डिवीजन्स के बीच में, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होगा क्लासिफिकेशन का हर एक ग्रुप के अंदर, वो फिर जो है इन नए कैरेक्टरिस्टिक्स को हर एक बार जो है यूज करके आगे बढ़ता जाएगा। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ पर जो है जो कैरेक्टरिस्टिक्स का जो यहाँ पर मतलब बनता है उसको भी एक बार समझ लें। जब हम विभिन्न, आई मीन कह सकते हो कि डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जब हम क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ तरीके खोजने होते हैं जिनके आधार पर कुछ जो होंगे वो सिमिलर एनफ होंगे, ओके, और जिनको कि हम एक साथ रख सकते हैं। तो ये जो तरीके हैं, ये अपीयरेंस का डिटेल हो सकता है, या बिहेवियर का, या फिर दूसरे वर्ड में कह सकते हो कि फॉर्म और फंक्शन का हो सकता है, ओके। तो यहाँ पर जो है कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हो गया कोई पर्टिकुलर फीचर या कोई पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हमें ज़्यादातर के पास 5 फिंगर होता है हर एक हाथ में, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया। हम लोग दौड़ सकते हैं, लेकिन बनियान का ट्री, बरगद का पेड़ जो है वो नहीं दौड़ सकता, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, राइट। ये कैरेक्टरिस्टिक के एग्जाम्पल हो गए। अब कि कैसे जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक को ज़्यादा फंडामेंटल माना जाएगा दूसरों से, इसके लिए हम ये कंसिडर करते हैं कैसे जो है एक पत्थर की दीवार बनती है, ओके। तो जो पत्थर इसमें यूज होंगे वो अलग अलग शेप और साइजेस के होंगे, ओके। जो स्टोन्स वॉल के बिल्कुल टॉप में होंगे, ओके, वो जो है ये चीज़ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, या वो इस चीज़ इस चॉइस को प्रभावित नहीं कर सकती कि उसके नीचे का पत्थर जो है वो कैसा होगा। या फिर ये कह सकते हो कि स्टोन्स जो लोअर मोस्ट जो लेयर होगा, वहाँ का जो शेप और साइज होगा स्टोन का, वो एक्चुअली डिटरमिन करेगा कि अगले लेयर का शेप और साइज क्या होगा, और इस तरीके से, ओके। तो ये जो लोअर मोस्ट लेयर का जो पत्थर के दीवार का लोअर मोस्ट लेयर जो है, ठीक है ना, ये जो है बेसिकली वो कैरेक्टरिस्टिक्स का एग्जाम्पल हो गया, जो कि ये डिटरमिन करेगा कि जो ब्रॉडेस्ट डिवीजन होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में वो कैसे होगा, ओके। वो जो है फिर बाकी किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स से या उनका जो इफेक्ट होगा फॉर्म और फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म पे, तो उससे ये स्वतंत्र होता है, उससे ये इंडिपेंडेंट होता है, ओके। फिर अगले लेवल का जो लेकिन कैरेक्टरिस्टिक होगा वो जो है प्रीवियस वाले पर डिपेंडेंट होगा, और वो ये डिटरमिन करेगा कि अगले लेवल का वैरायटी जो होगा वो कैसा होगा। तो इस तरीके से हम जो है पूरी एक हायरार्की बना सकते हैं, ठीक है, म्यूचुअली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अभी के टाइम में अगर हम देखें तो बहुत सारे इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नेचर ऑफ द सेल से लेके, जिसके आधार पर आप जो है नेचर ऑफ द सेल से शुरू करते हैं, जिसके आधार पर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के जो कि हायरार्किकल क्लासिफिकेशन में यूज होता है। अब जैसे यूकैरियोटिक सेल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, राइट, कि यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं इनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस भी होगा, जो कि बेसिकली कह सकते हो कि सेलुलर प्रोसेसेस को जो है एक दूसरे से आइसोलेशन में और एफिशिएंटली जो है चलने देता है, राइट। तो इसलिए ऑर्गेनिजम्स जिनमें कि ये क्लियरली डिमार्केटेड न्यूक्लियस नहीं और बाकी ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, तो बेसिकली
मतलब क्या होगा कि उनका जो बायोकेमिकल पाथवेज होगा वो फिर अलग तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, राइट। और इस तरीके से जो है वो सेल डिज़ाइन के हर एक मामले पर उसका असर देखा जाएगा। दूसरी बात कि ये न्यूक्लिएटेड जो सेल होगा, इसमें ये कैपेसिटी होगी कि वो जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाने में पार्टिसिपेट कर सकें, क्योंकि वो जो है स्पेशलाइज्ड फंक्शंस अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है न्यूक्लियस का प्रेजेंस जो है वो एक क्लासिफिकेशन का बेसिक जो है कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, राइट। फिर आगे यह है कि सेल्स जो है वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर जो है वो इकट्ठे जो है ग्रुप किए जा सकते हैं और वो जो है एक इंडिविजुअल ग्रुप के तौर पर रहते हैं। तो अब मान लो कि ऐसे सेल जिनको कि आप जो है ग्रुप में डाल सकते हैं, एक झुंड में डाल सकते हैं एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, तो वो जो है डिवीजन ऑफ लेबर के प्रिंसिपल का यूज करेंगे, राइट। एंड मान लो कि सेल्स दैट कैन एग्जिस्ट एज ए ग्रुप, ओके, एंड फॉर्म अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पर आपको जो है डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो देखने को मिलेगा। इस तरह के बॉडी डिज़ाइन में सारे सेल्स जो होंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, वो एक जैसे नहीं होंगे। इसके बदले में ग्रुप ऑफ सेल्स जो होंगे वो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को कैरी आउट करेंगे, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के लिए वो जो है तैयार होंगे। तो इससे क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी डिज़ाइन में जो है बहुत ही बेसिक डिस्टिंक्शंस क्रिएट होते हैं, और रिजल्ट इसका ये होता है जैसे एक अमीबा हो गया और एक वर्म हो गया, राइट। दोनों का बॉडी डिज़ाइन जो होगा वो काफ़ी डिफरेंट होगा। तो पहला क्या हो गया कि जैसे न्यूक्लियस का प्रेजेंस या न्यूक्लियर का एब्सेंस, वो जो है क्लासिफिकेशन का एक बेसिस हो सकता है या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है क्लासिफिकेशन का, या फिर सेल्स जो हैं वो सिंगली एग्जिस्ट करते हैं या फिर वो ग्रुप के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं, एक ग्रुप के तौर पर मिलकर जो है ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। अगला यह है कि क्या ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू खुद से तैयार करते हैं, क्योंकि अगर आप अपना खाना खुद से बनाते हैं और अगर आप जो है दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, तो इसके आधार पर भी जो है आपके बॉडी डिज़ाइन में काफ़ी डिफरेंसेस होंगे। तो ये भी जो है एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है क्लासिफिकेशन का। फिर वो ऑर्गेनिजम्स जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, तो फिर उनके बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है। अब अगर एनिमल की बात करें तो किस तरह से जो है इंडिविजुअल का बॉडी डेवलप करता है और ऑर्गेनाइज करता है इसके डिफरेंट पार्ट्स को, और फिर जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए वो क्या सब हैं, ये भी एक क्लासिफिकेशन का जो है बेसिस हो सकता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इन्हीं क्वेश्चन जो ये क्वेश्चंस हम लोग बेसिकली हमने देखा था, इसके आधार पर भी एक हायरार्की डेवलप हो सकती है, राइट। जो बॉडी डिज़ाइन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट, प्लांट्स क्लासिफिकेशन के लिए, वो जो है फिर एनिमल क्लासिफिकेशन के बेसिक से बिल्कुल डिफरेंट होंगे, क्योंकि रीज़न ये है कि जो बेसिक डिज़ाइन है वही बिल्कुल डिफरेंट होगा। जैसे कि नीड टू मेक देयर ओन फूड, ये जो है प्लांट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, और एक्वायर करना एनिमल्स का हो गया। और इसलिए ये डिज़ाइन फीचर्स जैसे कि स्केलेटन एग्जांपल के लिए, ये जो है फिर आगे यूज होगा सब ग्रुप बनाने में, ना कि ब्रॉडर ग्रुप बनाने में। तो इस तरह से जो है कह सकते हो कि बेसिक में क्या होगा कि हैबिटेट जो है वो बेसिक हो सकता है क्लासिफिकेशन का ग्राउंड, या फिर काइंड ऑफ सेल्स दे आर मेड ऑफ कोर्स काइंड ऑफ सेल्स दे आर मेड ऑफ जो है ज़्यादा बेसिक जो है एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है क्लासिफिकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि जिस तरीके के सेल से वो बनेंगे उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उनके फर्दर जो है एवोल्यूशन में, उनके फर्दर जो है फिजिकल एंड अदर लाइक डेवलपमेंट्स में। तो इसलिए ये ज़्यादा फंडामेंटल है, कहाँ वो रहते हैं वो उतना फंडामेंटल नहीं है। What is the primary characteristic on which the broad division of organisms is made? Well, primary characteristic is basically characteristics that would determine the later, like evolution or development of that organism. On what basis are plants and animals put into different categories? तो well, of course, एक जो है वो खुद अपना खाना बना सकता है, दूसरा जो है वो अपना खाना नहीं बना सकता है, और इसलिए इनके डिज़ाइन फीचर्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो इस आधार पर जो है आप प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं कि प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बना सकते हैं और एनिमल्स जो है उनको एक्वायर करना पड़ता है। आगे अगर सब डिवीजन करना होगा इसके अंदर तो फिर आप जैसे कि डिज़ाइन फीचर्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि स्केलेटन का प्रेजेंस या फिर स्केलेटन का एब्सेंस। अब एक बार जब मान लो क्लासिफिकेशन के कुछ बेसिस को हम लोगों ने कवर कर लिया, तो हम क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन को देखने वाले हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स आइडेंटिफाई किए गए हैं और उनके बॉडी डिज़ाइन यानी कि फॉर्म और फंक्शन के टर्म्स में उनके बॉडी डिज़ाइन के आधार पर कैटेगराइज किए गए हैं, राइट। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो
कह सकते हो कि बॉडी डिजाइन में वाइड रेंजिंग चेंज ला सकते हैं कंपेयर टू अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसमें जो है टाइम का भी एक जो है रोल होता है। तो इसलिए एक बार जब कोई एक सर्टेन बॉडी डिज़ाइन जो है वो जब एग्जिस्टेंस में आ जाती है तो ये फिर जो है बेसिकली कह सकते हो कि सारे सब्सिक्वेंट जो डिज़ाइन चेंजेस होंगे उनको भी जो है प्रभावित करती है। और सिंपली क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ओके, सिंपली क्योंकि वो जो बेसिक सर्टेन बॉडी डिज़ाइन जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, इसलिए वो जो है आगे आने वाले सब्सिक्वेंट डिज़ाइन चेंजेस को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से ये कह सकते हो कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो पहले एग्जिस्टेंस में आ गए तो उनका जो है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है होने का चांस ज़्यादा है रादर देन वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बाद में एग्जिस्टेंस में आए। ओके, मतलब जो गुण आपने पहले हासिल कर लिया वो आपके गुणों को प्रभावित करने के लिए ज़्यादा जो है लाइकली कैंडिडेट है, न कि जो बाद में आपने गुण अडॉप्ट किया है वो आपके पहले के गुणों को प्रभावित कर दे। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म जो है ये उनके इवोल्यूशन से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होगा। अब यहाँ पर सवाल होता है कि इवोल्यूशन क्या है। तो ज़्यादातर लाइफ फॉर्म्स जो भी हम देखते हैं वो जो है बॉडी डिज़ाइन में चेंजेस का एक एक्यूमुलेशन है, ओके, जो कि ऑर्गेनिज्म को जो है बेहतर सर्वाइवल के लिए जो है तैयार करता है, या फिर जिन ऑर्गेनिजम्स में वो जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स या चेंजेस होते हैं उनके सर्वाइवल का चांस बेहतर होता है। चार्ल्स डार्विन जो था उसने इस आइडिया ऑफ इवोल्यूशन को 1859 में अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ में जो है डिस्क्राइब किया था। ओके, फर्स्ट टाइम इतना प्रॉपरली इसको डिस्क्राइब किया गया था। अब जब हम इस इवोल्यूशन के आइडिया को क्लासिफिकेशन से कनेक्ट करते हैं तो हम ये पाते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका काफ़ी एंशिएंट बॉडी डिज़ाइन है और जो काफ़ी कुछ बदला नहीं है। ओके, फिर हम जो है दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को भी पाएंगे जिन्होंने कि अपने पर्टिकुलर बॉडी डिज़ाइंस जो हैं वो बहुत ही रिसेंटली जो है एक्वायर किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से पहले ग्रुप्स में जो एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स होंगे तो वो फ्रीक्वेंटली जो है प्रिमिटिव या लोअर ऑर्गेनिज्म के तौर पर जो है रेफर किए जाएंगे, जबकि जो सेकेंड ग्रुप जो होगा उसमें जो ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे उनको आप जो है एडवांस्ड या हायर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखिएगा। रियलिटी ये है कि ये टर्म्स जो है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो जो है उनके बीच के ऑर्गेनिजम्स के बीच के डिफरेंसेस के साथ प्रॉपरली रिलेट नहीं करते हैं। हम बस ये कह सकते हैं कि कुछ जो है वो ओल्डर ऑर्गेनिजम्स हैं जबकि कुछ जो है वो यंगर ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है कि इवोल्यूशन के साथ साथ जो डिज़ाइन की कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती जाएगी, राइट। और फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि ओल्डर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिंपलर हैं जबकि यंगर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तो ऑफ कोर्स इन फ्यूचर जो यंगर ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो और कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है एक बायोडाइवर्सिटी वर्ड जो है वो भी यूज होता है, और बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है लाइफ फॉर्म्स के बीच में जो डाइवर्सिटी है। और ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा जो है पर्टिकुलर रीजन में जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स पाए जाते हैं उनके रेफरेंस में यूज किया जाता है। तो डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंट शेयर करते हैं और इस तरह से जो है एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एक स्टेबल कम्युनिटी, डिफरेंट स्पेसीज़ की एक स्टेबल कम्युनिटी जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है। ऑफ कोर्स लाइक हम इंसानों ने जो है इन कम्युनिटीज़ के बैलेंस को चेंज करने में काफ़ी बड़ा योगदान दिया है हाल फिलहाल में। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये बायोडाइवर्सिटी जो है वो जैसे कि लैंड, वाटर, क्लाइमेट और इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स से जो है प्रभावित होता है। रफ एस्टिमेट के मुताबिक करीब 10 मिलियन स्पीसीज़ हैं उनके इस प्लानट पे, यद्यपि हम जो है सिर्फ 1 या 2 मिलियन को जानते हैं। जो वार्म और ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन है अपने अर्थ का, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, तो यहाँ पर जो है प्लांट और एनिमल लाइफ में काफ़ी ज़बरदस्त डाइवर्सिटी आपको मिलेगी। इसे जो है रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी भी कहते हैं, ओके, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये जो बायोडाइवर्सिटी है इस प्लानट पर उसका मोटा मोटी आधा जो है वो कुछ कंट्रीज़ में आपको कंसंट्रेटेड मिल जाएगा। ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। यहाँ पर आपको मोटा मोटी जो है पूरे प्लानट के बायोडाइवर्सिटी का आधा हिस्सा जो है वो मिल जाएगा। नाउ in the next lesson we are going to talk about hierarchy of classification, groups and everything.
ओके एंड बिफोर दैट आई गेस यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चंस राइट कि कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रिमिटिव कहलाएंगे और कैसे वो जो है एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है. तो वेल ऑर्गेनिजम्स दैट हैव बीन एग्जिस्टेंस फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम एंड हैवंट विटनेस्ड मच चेंजेस इन देयर यू नो लाइक physical characteristics, design and function, those are primitive, right? And they are different from the so-called advanced organisms in terms of complexity of their forms and functions. Will advanced organisms be the same as complex organisms? Well, advanced organisms will be something like complex organisms in terms of like their form, function and everything. Yeah. So well, that is it for this lesson. You can just like read up to this part, and in the next lesson we will start with 7.3, the hierarchy of classification and groups. Okay, well then, bye bye, have fun.